हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एज सफर पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त, शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो भारतीय भूगोल की श्रृंखला में, वो उसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत। यद्यपि इससे पहले मित्र, मैं जो उत्तर भारत का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है उसके बारे में मैं 1 से लेकर के 5 वीडियो बना चुका हूँ। 4 से 5 वीडियो समथिंग है, सेशन है, उन्हें आप जाकर के जरूर देख लें। और ये इसका भौतिक विभाजन का दूसरा पार्ट है, जिसमें मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत के बारे में विस्तृत तरीके से बताऊंगा। इस तरह बताऊंगा, आप कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम देते हैं मित्र, तो इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है प्रायद्वीपीय भारत से, तो मैं जानता हूं आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे, जहां तक मेरा वादा भी है आपसे, बशर्ते ऐसे है कि आप इस सेशन को कंप्लीट देखिए और बेहतरीन नोट्स बनाइए। यदि आप बिल्कुल सटीक तरह से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं कि हाँ, मुझे अपना लक्ष्य गेन करना है, प्राप्त करना ही करना है, तो आपसे अनुरोध यही करता हूं कि इस सेशन को कंप्लीट देखिए और एक बेहतरीन नोट्स बनाइए। यह सेशन समझ लीजिए आपका बहुत लाभदायक सिद्ध होने के लिए जा रहा है। तो आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए मित्र, प्रायद्वीपीय भारत, भारतीय भूगोल की श्रृंखला में, जो भारतीय भूगोल था उसकी श्रृंखला में, भूगोल की श्रृंखला में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा रहा हूं। कौन सा बच्चों? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है। ऑप्शन दिए होंगे आपके सामने, मैं नॉर्मल तरीके से बता दे रहा हूं। भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है, क्वेश्चन अगर आ जाता है तो अधिकांश लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे। ऑप्शन दिए होंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर का विशाल मैदान, और द्वीप समूह या समुद्र मैदान, या प्रायद्वीपीय भारत। इससे 4 से 5 ऑप्शन अगर उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिए होंगे तो आप याद रखिए, यह भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। कैसा बच्चों? सबसे प्राचीनतम भूखंड है। पहली बात, ये कैसा भूखंड है? सबसे प्राचीनतम भूखंड है बच्चों। कैसा है? सबसे प्राचीनतम भूखंड है। भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। हाँ, ये कहां से कहां तक विस्तृत है वो मैं आपको बताता हूं। ये कहां से कहां तक विस्तृत है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे इसका जो विस्तार है मित्र, इसी तरीके से है। इसका विस्तार इस तरीके से है। ये जो है, यह आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यह इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ये क्या बच्चों? प्रायद्वीपीय भारत है। अब कहेंगे आप, इसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ? आपके जेहन में यह सवाल निकल के आएगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ। इसका निर्माण कैसे हुआ, आपके जेहन में यह सवाल निकल के आएगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो बच्चों, इसकी उत्पत्ति हुई है वह गोंडवाना लैंड से हुई है। किससे हुई है? गोंडवाना लैंड से। किससे हुई है? गोंडवाना लैंड से हुई है। जबकि आपको मैं बता चुका हूं कि जो आपका हिमालय पर्वत था, उसका जो निर्माण हुआ था वो तैतीस सागर से हुआ था। किससे? तैतीस सागर से हुआ, वो अंगारा लैंड का भाग था। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसका जो निर्माण हुआ है बच्चों, वो गोंडवाना लैंड से हुआ है। कहां से हुआ है? गोंडवाना लैंड से हुआ है। और ये अफ्रीका महाद्वीप से टूट करके, आपने देखा होगा वर्ल्ड मैप में, विश्व के मैप में देखेंगे तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उससे इसे टूट करके इसमें हमारे भारत में आकर के, उत्तर भारत में आकर के मिल गया था। इसका ये आपको क्लियर हुआ। इसका ये मोस्टली ज्वालामुखी निर्मित है, इसलिए बैसाल्ट चट्टान से निर्मित है। कैसा बच्चों? बैसाल्ट चट्टान से निर्मित है, आपको बताऊंगा।
तो आपको यह क्लियर हुआ कि इसका निर्माण कैसे कब हुआ है, मतलब किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड से हुआ है। किससे? गोंडवाना लैंड से हुआ है। खंड है, ये भी आपको क्लियर हुआ। अच्छा, इसका निर्माण कब हुआ था, किस महाकल्प में हुआ है, किस युग में हुआ है, वो आपको क्लियर बताता हूं। आप नोट करिए। इसका बच्चों जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो एजोइक महाकल्प, कब बच्चों? एजोइक महाकल्प में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कब बच्चों? एजोइक महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में। कब बच्चों? प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। जो एजोइक महाकल्प था उसके प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। दोनों फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। मैंने कहा बच्चों मित्र कि मैं आज जो आपको सेशन पढ़ाने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरा वादा है कि मैं हर पॉइंट को टच करते हुए चलूंगा, यहां तक कि अगर करंट अफेयर वाली बात होगी तो उससे भी इसमें जोड़ दूंगा मैं। आप चिंता ना करें, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, तो बने रहिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका निर्माण किससे हुआ है, तो गोंडवाना लैंड से हुआ है। कब हुआ है? एजोइक महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। किसमें? एजोइक महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। आप तो नहीं भूलोगे, मैं जानता हूं कि आप नहीं भूलेंगे। ये 3 फैक्ट आप नहीं भूलेंगे। 14 फैक्ट मैंने आपको बताया, यह भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है जो अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर के इसमें आकर के जुड़ गया था। इतना भी मैं जानता हूं आपको क्लियर हो चुका होगा। चाहो तो आप इसका नोट कर सकते हैं, मैं इसलिए साइड से हट जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें। एक क्वेश्चन आपके जहन में और आता होगा कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन आपके जहन में जरूर निकल के आता होगा कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप बच्चों उसे कहा जाता है ऐसा भूखंड जो 3 ओर जल से घिरा हुआ हो। ऐसा भूखंड जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। लेकिन अगर वो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो तो उसे द्वीप कहते हैं। जैसे भारत आपने देखा, जैसे भारत का ये हम लोग इतने पार्ट को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ये क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। इधर ये बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है पूर्व की साइड में। किससे बच्चों? बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, की खाड़ी से पूर्व की ओर। दक्षिण में आप देखेंगे तो हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। और इधर पश्चिम साइड में आपका अरब सागर है। क्या बच्चों? अरब सागर है। इसे आप खुद जानते हैं, इसमें ज्यादा विस्तृत करने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब यह था, आपको सिर्फ यह बात बताना था कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो आप जानते होंगे अधिकांश लोग कि प्रायद्वीप उसे कहा जाता है जो 3 ओर से, ऐसा भूखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रायद्वीप कहते हैं। इतना मैं जानता हूं आपके क्लियर हो चुका होगा। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हैं। अब देखिए, हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, हमें प्रायद्वीप भारत में पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं उन सब के बारे में बताऊंगा कि प्रायद्वीप भारत से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। प्रायद्वीप भारत पर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो स्थित हैं इस पर जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम प्रायद्वीप भारत को 2 भागों में लेकर पढ़ेंगे बच्चों। कितने भागों में? 2 भागों में लेकर पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, इसे 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे पर्वतों के बारे में। किनके बारे में बच्चों? पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे जो हरे भरे होते हैं, पर्वत। और दूसरा नंबर पर जो पढ़ेंगे बच्चों वो पठारों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इस पर कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, जो प्रायद्वीप भारत है इस पर कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, इन्हें 2 भागों में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम पर्वतों की बात करें तो इस पर कौन कौन से पर्वत हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों वह पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किसके नाम से? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे पूर्वी घाट के बारे में बच्चों। किसके बारे में?
पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इसी में नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। उसके बाद पढ़ेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। हमें इस टॉपिक में जो पढ़ना है, नंबर 5 पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। 6वें नंबर पर बच्चे पढ़ेंगे विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में बच्चों अध्ययन करेंगे विशेष तौर से। और उसके बाद देखा जाए तो अरावली पर्वत श्रृंखला, इसी में अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़ लेंगे, अरावली इसी संबंधित है, अरावली पर्वत श्रृंखला, इसी में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर पठार की बात की जाए तो देखिएगा, पठारों में शिलांग का पठार, शिलांग का पठार, मैकाले का पठार, मैकाले का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, जिनके बारे में पढ़ना है हमें, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, किसका बच्चों, मालवा का पठार, तेलंगाना का पठार, टेलर का पठार, आदि इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों इसमें। तो इस सेशन में मोस्टली जो मेरा टारगेट रहेगा कि आपका एक पार्ट ये वाला क्लियर हो जाए पर्वतों संबंधी। नेक्स्ट सेशन में आपको पठारों के बारे में मिल जाएगा, जहां से हूबहू क्वेश्चन बनते हैं। पर्वतों से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपके पठारों से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं जैसे कोयला, लोहा, अब्रक, मैग्नीशियम, ये सब इस पे पठारों में पाए जाते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, पर्वतों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में अध्ययन कराऊंगा। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, किस किस टाइप की है बच्चों, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले पढ़ाऊंगा मैं पश्चिमी घाट। सबसे पहले टॉपिक होगा बच्चों मेरा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, आप भी मेरी तरह हेडिंग डाल लें, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। इसे पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। किसके नाम से? सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से भी बच्चों इसको जाना जाता है। अब देखिएगा पश्चिमी घाट में, देखिए पश्चिमी घाट कहां से कहां तक विस्तृत है। सबसे पहले इसके बारे में देखिए, ये कहां से कहां तक विस्तृत है उसे देखिए। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट इस तरीके से है बच्चों, इस तरीके से विस्तृत है केरल राज्य। मतलब यह है, यह नर्मदा नदी से, कहां से बच्चों? नर्मदा नदी से, नर्मदा नदी से, नदी से और लगभग केरल राज्य तक, केरल राज्य तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में, कितना बच्चों? 1600 किलोमीटर की लंबाई में, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्यों में फैला हुआ है। किन किन राज्यों में बच्चों? ध्यान दीजिए, किन किन राज्यों में फैला हुआ है? यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल 4 राज्यों में फैला हुआ है। तो देखते हैं इसके, सबसे पहले इसका
जो विस्तार है उसके बारे में देखते हैं। इसका विस्तार कहां से कहां तक है। इसका विस्तार बच्चों नर्मदा नदी से लेकर के नर्मदा नदी से केरल राज्य तक, केरल राज्य तक फैला हुआ है। जो इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो मैंने जस्ट आपको बताया 1600 किलोमीटर। कितनी बच्चों? 1600 किलोमीटर की समथिंग है, जो हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्लियर? जो हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कितनी बच्चों? हिमालय के बाद, नोट करके लिख सकते हैं कि हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। क्या बच्चों? पर्वत श्रेणी है। इसकी ऊंचाई की बात कीजिए बच्चों मित्र, तो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई लगभग औसत 1200 मीटर है। कितनी बच्चों? 1200 मीटर है। लंबाई इसकी टोटल कितनी है? वो 1600 किलोमीटर के समथिंग है और औसत ऊंचाई इसकी 1200 मीटर है बच्चों। इतना मैं जानता हूं आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी, वो ऊंचाई कितनी है। यह जो आपका पश्चिमी घाट है, जिसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, यह भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले महाराष्ट्र, किस बच्चों? महाराष्ट्र में विस्तृत है। उसके बाद देखा जाए दूसरे नंबर पर, बताइएगा, बताइए, गोवा। कौन सा बच्चों? गोवा में फैला हुआ है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक राज्य और चौथे नंबर पर कुछ भाग केरल में भी इसका। तो इस तरीके से 4 राज्यों में विस्तृत है बच्चों। ये जो पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, 4 राज्यों में विस्तृत है। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा कि यह जो पर्वत श्रृंखला है एक अक्षांश है जो इसे 2 भागों में बांटता है। एक अक्षांश है जो इसे 2 भागों में इस तरह बांट देता है। भारत का एक उत्तरी अक्षांश है। कौन सा? उत्तरी अक्षांश है जो इसे 2 भागों में बांटता है। यह 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये पूछा जाता है बच्चों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 डिग्री निम्न में से कौन सा अक्षांश पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटता है, तो बता सकते हैं कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत हमारा विषुवत रेखा से उत्तर की ओर स्थित है। उत्तरी अक्षांश। मैं जानता हूं इतना क्लियर हो चुका होगा। जो इसका ऊपरी वाला भाग है उसे उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। वो जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला, इस 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इसे दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है, सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है। अच्छा, इसमें मोस्टली इसकी 2 प्रमुख सर्वोच्च चोटियां हैं। जो उत्तरी सह्याद्री है उसकी अलग सर्वोच्च चोटी है और दक्षिणी सह्याद्री है उसकी अपनी एक अलग पर्वत चोटी है। तो इनके नाम कभी कभी पूछे जाते हैं, जो आप बता देंगे आज की बात। एक चोटी आपकी यह है जो मैंने इस तरह बनाई, और दूसरी चोटी है बच्चों वो इस तरीके से है। आप भी इस तरीके से मैप बना लें और इसी तरीके से आप बना करके लिख सकते हैं। इसमें इसका जो नाम है, जो उत्तरी सह्याद्री में है, इसे काल सुबोई कहते हैं। क्या कहते हैं? काल सुबोई के नाम से इसे जाना जाता है। क्या कहते हैं बच्चों?
कालसुबुई। कालसुबुई चोटी है। और जो जो कहां पर बच्चों, महाराष्ट्र राज्य में है। ये कहां पर है, महाराष्ट्र। कालसुबुई कहां पर बच्चों, महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में। कितनी बच्चों, महाराष्ट्र में। ये कहां पर है, कालसुबुई, जो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। किस राज्य में बच्चों, महाराष्ट्र में। पूछी जाती है कि किस राज्य में है, तो बता सकते हैं कि यह महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में बच्चों, महाराष्ट्र राज्य में है। जो जो लगभग 1646 मीटर ऊंची है। कितनी बच्चों, 1646 मीटर ऊंची है। ये मीटर लिखा है बच्चों मैंने, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कालसुबुई है। कौन सी, कालसुबुई है, जो महाराष्ट्र राज्य में 1646 मीटर है। जबकि दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है वो कुद्रमुख है बच्चों। क्या, दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम कुद्रमुख है। और ये कुद्रमुख है बच्चों, ये आपके कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में बच्चों, कर्नाटक राज्य में। कहां पर है, कर्नाटक राज्य में है। और यह पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। यह पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। इसकी जो बच्चों जो ऊंचाई है औसत, वह 1892 मीटर है। कितनी बच्चों, 1892 मीटर है। इसकी जो टोटल लंबाई ऊंचाई है 1892 मीटर है। मैं जानता हूं इतना क्लियर हुआ। देखिए फिर समझिए, पश्चिमी घाट की दो सर्वोच्च चोटियां हैं। जो उत्तरी सह्याद्री है, इसकी सर्वोच्च चोटी कालसुबुई है, महाराष्ट्र राज्य में 1646 मीटर है। जबकि दक्षिणी सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी है वह कुद्रमुख है, कर्नाटक राज्य में है, 1892 मीटर, लगभग 1900 मीटर के समथिंग है। आप ये मत सोचिए कि ऑप्शन में 1900 मीटर आ गया तो सर ने 1892 मीटर लिखा था। आपका बिल्कुल सही बैठ जाएगा, 1892 मीटर के समथिंग है, ठीक है। जो पश्चिमी घाट या सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है, जो कुद्रमुख है बच्चों, ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है बच्चों। कैसी है, सर्वोच्च चोटी है। आप लिख सकते हैं, यह पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। मैंने कहा पश्चिमी घाट की, प्रायद्वीपीय भारत की नहीं है, ना दक्षिण भारत की है, ना ही दक्षिण भारत की है। ये केवल कुद्रमुख जो चोटी है, कुद्रमुख, यह पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। मैं जानता हूं इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। चाहो तो इसका आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना था, जो 16 डिग्री अक्षांश है बच्चों, ये गोवा से होकर गुजरता है। कहां से, गोवा से होकर गुजरता है, गोवा राज्य से गुजरता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये आपका गोवा से होकर गुजरता है। यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहां पर 4 दर्रे मोस्टली पाए जाते हैं। इस सह्याद्री जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें 4 दर्रे पाए जाते हैं, जिसमें से 3 दर्रे आपके इसी पश्चिमी घाट में स्थित है। जैसे ध्यान दीजिए मेरी तरफ, एक दर्रा आपका इस जगह है, 2 दर्रे आपके महाराष्ट्र में है, 2 दर्रे आपके महाराष्ट्र में है। बताऊंगा कौन कौन से, आप चिंता न करें। एक दर्रा आपका यह है, इसे भूर घाट दर्रा, इसको थालघाट दर्रा के नाम से जाना जाता है। थालघाट दर्रा। हाँ तो बच्चों देखिए, पहला जो दर्रा मैं बता रहा था आपको, वह थालघाट दर्रा है। कौन सा है, थालघाट। और जो दूसरा दर्रा है, मैं सबके बारे में बताऊंगा। यह तो मित्र देखिए, मैं दर्रों के बारे में एक विशेष सेशन बना चुका हूं, मैं उसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे पहले ही मैंने दर्रों के बारे में बताया। दर्रा किसे कहते हैं, दर्रा दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जो सकरा मार्ग होता है उसे दर्रा कहा जाता है। 2 पर्वत श्रृंखला, जैसे एक पर्वत श्रृंखला ये है और एक ये है, 2 पर्वत श्रेणियों के बीच, 2 पर्वत श्रेणियों के बीच, ध्यान दीजिए, 2 पर्वत श्रेणी, एक पर्वत श्रेणी ये है और एक ये है।
इसके बीच जो सकरा मार्ग है जिससे होकर के आवागमन हो सकता है उसे दर्रा कहा जाता है। क्लियर? जैसे सबसे पहले मैंने आपको थालगाट दर्रा बताया। कौन सा बच्चों? थालगाट दर्रा बताया, यह महाराष्ट्र में है। दूसरा है भोरघाट दर्रा। कौन सा बच्चों? भोरघाट दर्रा। यह भी कहां पर है? भोरघाट। यह भी आपका महाराष्ट्र में है। यह भी कहां पर है? महाराष्ट्र में। लेकिन जो तीसरा वाला दर्रा है इसे पालघाट दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पालघाट दर्रा कहते हैं। यह आपका केरल राज्य में। किस राज्य में बच्चों? केरल राज्य में। आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तीनों दर्रों के बारे में आपको इस पे विस्तृत तरीके से बता दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। से ऊपर दर्रा कौन सा है? वो थालगाट दर्रा है। कौन सा बच्चों? थालगाट दर्रा। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? भोरघाट है। देखिए थालगाट का दर्रा ऊपर है क्योंकि थाली जो होती है वो हमेशा बर्तन के ऊपर रखी जाती है, और भोर जहां पर आग जलती है वो हमेशा नीचे जलती है, चूल्हे में नीचे जलती है, थाली हमेशा ऊपर रखी जाती है। इस तरीके से आप कंसेप्ट बना सकते हैं। थालगाट दर्रा कहां पर है तो बता सकते हैं आप, ये सबसे पहले स्थिति महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। और यह मुंबई से, कहां से बच्चों? मुंबई को, यह मुंबई को नासिक और नासिक को कलकत्ता। क्लियर? इस दर्रे से होकर के, कौन से? थालगाट दर्रे से आप मुंबई से नासिक जा सकते हैं, नासिक से आप कलकत्ता जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि आप आगरा से जाएंगे, मुंबई जाते हैं तो किस दर्रे से होकर जाएंगे? या इलाहाबाद से जाते हैं, या लखनऊ से जाते हैं, दिल्ली से जाते हैं, जम्मू कश्मीर से जाते हैं, मुंबई जाना है तो आपको थालगाट दर्रे से होकर करना पड़ेगा। मतलब मुंबई, नासिक, कलकत्ता। दूसरा जो दर्रा है बच्चों, दूसरा जो दर्रा है भोरघाट, ये बच्चों महाराष्ट्र राज्य में, ये भी महाराष्ट्र राज्य में है और ये भी महाराष्ट्र राज्य में है। ध्यान दीजिए, ये मुंबई से पुणे और पुणे से चेन्नई, पुणे से चेन्नई को जोड़ता है। कौन सा वाला? भोरघाट दर्रा बच्चों। भोरघाट दर्रा है वो मुंबई से पुणे, पुणे से चेन्नई, ये यहां से इस तरीके से आता है, पुणे से लेकर चेन्नई तक आ जाता है, ये इधर पहुंच जाता है। थालगाट और भोरघाट दर्रा क्लियर हुआ आपके। तीसरे नंबर पर ये दर्रा मैंने बताया, ये वाला, इसे पालघाट दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पालघाट दर्रा। और ये किस राज्य में बच्चों? केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य। आप लोग इसे नोट करते जाएं मेरे साथ, पालघाट दर्रा। और इसकी विशेषता क्या है? ये कोच्चि है से चेन्नई, यह कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है, कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। इतना आपको क्लियर हुआ? अगर दर्रे के बारे में जो मैंने उसलिए इसके बारे में बताया है क्योंकि ये सारे दर्रे कहां पर स्थित है बच्चों? ये पश्चिमी घाट में स्थित है। कहां पर? पश्चिमी घाट में स्थित है। आप लोग चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा फास्ट लिखिए, मैं भी थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट जिसे महेंद्रगिरी के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। जिसे महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है। यह जो पूर्वी घाट है मित्र, यह मोस्टली उड़ीसा के जो महानदी है वहां से, आंध्र प्रदेश है वहां, और तमिलनाडु वहां, इस तरीके से 3 भागों में विभाजित है। यह आपका पूर्वी घाट है बच्चों। क्या है? पूर्वी घाट है। और ये कटा फटा है। कटा फटा क्यों है? ये क्योंकि ये नदियों ने काट दिया है। नदियों का वेग अधिक होने के कारण ढलान इस तरीके से है
तो अधिक वेग होने के कारण ये पूर्वी घाट काट दिया गया है। किनके द्वारा? नदियों के द्वारा। ये महानदी से लेकर के, कहां से बच्चों? महानदी से लेकर के आपका तमिलनाडु तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है? तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इसके बीच में ये नदियां हैं बच्चों, क्या है? नदियों के कारण ये काट दिया गया है। नदियों के कारण ये काट दिया गया है। तो इसकी मोस्टली 3 पर्वत श्रृंखलाएं, 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। ये 3 श्रेणियों में बटा हुआ। तो इसका विस्तार देखा जाए, अगर इसका विस्तार देखते हैं तो विस्तार इसका बच्चों उड़ीसा राज्य में है, आंध्र प्रदेश राज्य में है, आंध्रा में है, और तीसरा आपका तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में। इसकी जो बच्चों सर्वोच्च चोटी है, इसकी चोटियां हैं, इसकी जो 2 प्रमुख चोटियां हैं, इसकी 2 प्रमुख चोटियां हैं। इस चोटी को अरमाकोंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरमाकोंडा। क्या कहा जाता है? अरमाकोंडा या विशाखापट्टनम, या विशाखापट्टनम। जो अरमाकोंडा जो चोटी है, जो अरमाकोंडा चोटी है 1680 मीटर ऊंची। कितनी बच्चों? 1680 मीटर ऊंची है। यह उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। ध्यान दीजिए, आप यहां पर क्वेश्चन गलत करेंगे। गलत इसलिए करेंगे क्योंकि विशाखापट्टनम जो चोटी है, आप लोग 99% कहां पर टिक करेंगे? आंध्र प्रदेश में, जो गलत हो जाएगा। ये किस राज्य में बच्चों? उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में? किस राज्य मित्र? उड़ीसा राज्य में है। जो पूर्वी घाट की चोटी है विशाखापट्टनम, जिसे अरमाकोंडा के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा राज्य में 1680 मीटर है। इसकी जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है, इसका नाम महेंद्रगिरी है। क्या है बच्चों? महेंद्रगिरी। और ये आंध्र प्रदेश में है। किसमें है? आंध्र प्रदेश में। इसकी ऊंचाई लगभग, इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई लगभग 1502 मीटर है। कितनी बच्चों? 1502 मीटर है। तो देखिएगा, जो पूर्वी घाट है, यह महानदी उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु राज्य तक फैला हुआ है। इसकी 2 सर्वोच्च चोटियां हैं। एक का नाम है अरमाकोंडा, इसे विशाखापट्टनम के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 1680 मीटर के समथिंग है। जबकि दूसरी सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है। यह बहुत पूछी जाती है बच्चों कि महेंद्रगिरी जो चोटी है पूर्वी घाट की, वो किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1502 मीटर के समथिंग है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने पूर्वी घाट के बारे में बताया। अब देखिए, अब मैं आपको लेके चलूंगा नीलगिरी की पहाड़ियों की तरफ। तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, उनकी तरफ लेके चलूंगा। नीलगिरी की पहाड़ियां, तीसरा हेडिंग डालिए, नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां, इन्हें नीलगिरी की पहाड़ियां इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा इन पहाड़ियों पर यहां के किसानों द्वारा जबरदस्ती तरीके से नील की खेती कराई जाती थी। इसलिए इन्हीं के नाम पर, इसे नील के नाम पर, नील की खेती के नाम पर यहां पर इनका नाम नीलगिरी की पहाड़ियां रख दिया गया। अब देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियों का जो विस्तार है मित्र, वो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अभी आपने देखा, ये आपका कौन सा घाट था? पश्चिमी घाट था। ये आपका पूर्वी घाट था। इसके बीच में एक आपको गांठ सी दिखाई देगी, ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। क्या है बच्चों? नीलगिरी की पहाड़ियां। ध्यान दीजिए, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य में इस तरीके से ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं।
कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियां। इसीलिए ये यहां पर होने के कारण इनकी स्थिति इस तरीके से है जो जंक्शन का निर्माण करती है। एक रेलवे स्टेशन जैसे जैसे जंक्शन होता ना, उसका निर्माण करती है। तो जंक्शन किसे कहते हैं? जंक्शन उस स्थान को कहा जाता है, उस रेलवे स्टेशन को कहा जाता है जहां से तीन ओर जा सके। हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये जंक्शन के समान है। यहां से एक तरफ आपको ये दिखाई दे रहा है, जैसे ये नीलगिरी पहाड़ियां हैं, इधर आपका पूर्वी घाट है, इधर पश्चिमी घाट है। तो जंक्शन की तरह से है। इसे हम पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट का जंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों को इसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन कहते हैं। कहा जाता है। अच्छा देखो, इनका जो विस्तार है बच्चों, इनका जो विस्तार है नीलगिरी की पहाड़ियों का, वह मोस्टली कर्नाटक राज्य में भी है, केरल राज्य में भी है और तमिलनाडु राज्य में भी है। तमिलनाडु राज्य में, किसमें? तमिलनाडु राज्य में भी है। इनका जो विस्तार है वो 3 राज्यों में पूछा जाता है। इनका जो विस्तार है वो कहां कहां है, तो बता सकते हैं कि यहां इनका विस्तार आपका 3 राज्यों में बच्चों, कहां पर है? 3 राज्यों में। कहां पर इसकी कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है बच्चों, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है ये वाली, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है इसे डोड्डा बेटा के नाम से जाना जाता है। डोड्डा बेटा के नाम से जाना जाता है। यह नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, क्या नाम बताया मैंने आपको? बताइए, आप बताइए ना। सर्वोच्च चोटी का नाम बच्चों डोड्डा बेटा। ये लगभग समथिंग, इसकी जो ऊंचाई है वो, उसकी ऊंचाई समथिंग आपकी पड़ती है 2637 मीटर। कितनी? 2637 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। ये इसे कह सकते हैं, यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। दक्षिणी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, पहली नहीं, दूसरी सर्वोच्च चोटी है। आप से इसके बारे में लिख सकते हैं, ये डोड्डा बेटा है, यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी। या तब मैं इनकी सीरीज लिखा दूंगा, भारत की सर्वोच्च चोटियां, उनकी सीरीज एकदम लिखा दूंगा। जैसे कंचनजंगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी है, तीसरे नंबर पर कौन सी है, चौथे नंबर पर कौन सी है, पांचवें नंबर पर कौन सी है, वो सब लिखा दूंगा। ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज और है, यहां पर एक चीज और है। ये डोड्डा बेटा बच्चों तमिलनाडु राज्य में, किसमें? तमिलनाडु राज्य में। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में। ध्यान दीजिए, यहां पर प्रायद्वीप भारत का या दक्षिण भारत का एक स्वास्थ्य वर्धक स्थान है या हिल स्टेशन है जो इसी नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। ये इसे कहते हैं उटी। किस नाम से जाना जाता है? उटी। पूछा गया है कि दक्षिण भारत का स्वास्थ्य वर्धक केंद्र कहां पर है, तो उटी में है। कहां पर है? और उटी आपका कहां पड़ता बच्चों? यह तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है। ध्यान दीजिए, उटी कहां पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है। और यह दक्षिण भारत का, किसका बच्चों? दक्षिण भारत का स्वास्थ्य वर्धक केंद्र है। क्या है? स्वास्थ्य वर्धक केंद्र है। क्या है बच्चों? स्वास्थ्य वर्धक केंद्र है।
मैं जानता हूं इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट चलूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात और बताऊंगा कि इन्हीं पहाड़ियों पर, ये पहाड़ियां आपकी किस राज्य में फैली हुई है? केरल राज्य में भी है। इन्हीं पहाड़ियों पर मोपला विद्रोह हुआ था। कौन सा? मोपला विद्रोह। आपको बताना ये मोपला विद्रोह कब हुआ, ऐतिहासिक घटना है, अगर इतिहास पढ़ा हो तो बता सकते हैं। ये पूछा जाता है मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो मैं बताता हूं केरल राज्य में। कब हुआ था ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ये नीलगिरी की पहाड़ियां बताई। अब नेक्स्ट मैं आपका चौथे नंबर पे लेके चलूंगा, चौथे नंबर पे लेके चलूंगा अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। आप लोग मेरी तरह हेडिंग देखो मित्र, सेशन थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, ये सेशन आपको लंबा जरूर लग रहा है, लेकिन मैं रियल बता रहा हूं, ये बहुत ही काम की चीज है, बहुत विशेष स्पेशल काम की चीज है ये। क्योंकि अगर आप एग्जाम देंगे तो यहां से क्वेश्चन आएंगे तो आपको वास्तव में ये लगेगा कि हाँ, उन सर ने जो पढ़ाया था, पवन सर ने जो बताया था, सेशन उनका लंबा जरूर था, लेकिन हमें वहां से बहुत कुछ मिला। तो बने बने रहिए। चौथे नंबर पर आपका आता है अन्नामलाई की पहाड़ियां। तो अन्नामलाई की पहाड़ियां का जो विस्तार है बच्चों, जैसे ये आपका, मैंने आपको बताया ये प्रायद्वीप भारत है। प्रायद्वीप भारत में ये मैंने आपको बताया था पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये 3 भागों में बटा हुआ था। और यहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां बताई थी मैंने आपको। क्या बताई थी? नीलगिरी पहाड़ियां। इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे नीचे दक्षिण में ये अन्नामलाई की पहाड़ियां बच्चों। क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ियां, की पहाड़ियां। बताइए क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ियां। और इनका विस्तार किस किस राज्य में है? इनका विस्तार तमिलनाडु और केरल राज्य में है। बताइए विस्तार कहां से कहां तक है? केरल और तमिलनाडु में। कहां से कहां तक है? केरल और तमिलनाडु। क्योंकि ये आपका पूर्वी घाट है, ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, और ये पश्चिमी घाट है। उसके नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। इनका विस्तार कहां से? तमिलनाडु और केरल राज्य में। कहां पर बच्चों? तमिलनाडु और केरल राज्य में। अच्छा, इस बीच में आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये गैप, ये वाला, ये गैप दिखाई दे रहा है आपको। इस गैप को दर्रा के नाम से जाना जाता है। इसे सैनकोट दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? सैनकोट दर्रा। क्या कहा जाता है? सैनकोट दर्रा कहा जाता है। और यह कोच्चि को, सॉरी त्रिवेंद्रपुरम को, किसको बच्चों? त्रिवेंद्रपुरम को, यह जो सैनकोट दर्रा है, यह त्रिवेंद्रपुरम को चेन्नई से जोड़ता है। किससे? चेन्नई से जोड़ता है बच्चों। जो सैनकोट दर्रा है, यह त्रिवेंद्रपुरम को चेन्नई से जोड़ता है। और किस किस के बीच में है? अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में बच्चों। ये मैं जानता हूं इतना समझ में आ चुका होगा आपके। अब देखिए हम चलते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियों की। अच्छा, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, ये वाली, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है पूछी जाती है, यही इंपोर्टेंट है बच्चों, यही इंपोर्टेंट है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है बच्चों, ये वाली, ये इसका नाम अन्नागुड़ी है। क्या नाम है? अन्नागुड़ी। इधर लिख देता हूं, ध्यान दीजिए, अन्नागुड़ी। अन्नागुड़ी।
यह दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च चोटी है। यह प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। क्या है? सर्वोच्च चोटी है। इतना क्लियर हुआ? अगर पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मैंने आपके सामने कौन सी लिखी है, आप बता सकते हैं, अन्नागुड़ी। कौन सी बच्चों? अन्नागुड़ी। अच्छा, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? इसकी जो ऊंचाई है वो 2694 मीटर। बच्चों कितनी? 2694 मीटर। 94 मीटर है। 2694 मीटर है। मैं जानता हूं इतना क्लियर हो चुका होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अन्नागुड़ी जो चोटी है वो किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो अन्नामलाई की पहाड़ियों का। बच्चों कहां पर? अन्नामलाई की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अन्नागुड़ी। यह प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2692 मीटर है। कितनी? 2694 मीटर है। आप एक दो बार याद करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। आप एक दो बार याद करेंगे तो बड़े आराम से इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अच्छा, इसका विस्तार केरल और तमिलनाडु राज्य में है। अच्छा, ये अन्नामलाई की पहाड़ियां प्रायद्वीप भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीप भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। तो लिख सकते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, ये प्रायद्वीप भारत की या दक्षिण भारत की अन्नामलाई की पहाड़ियां, यह दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। क्या हैं? सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां हैं। इनकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अन्नागुड़ी है। बच्चों कौन सी है? अन्नागुड़ी है। मैं जानता हूं इतना आपके समझ में आ चुका होगा। इतना आपके समझ में आ चुका होगा। अच्छा, एक चीज और है, आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। मैं ही बताऊंगा। जो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, तमिलनाडु में इसे किस नाम से जाना जाता है और केरल राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ये अन्नामलाई की पहाड़ियां की शाखा इस तरह निकली हुई है, ये निकली हुई है। इन्हें इलायची की पहाड़ियां कहते हैं। इलायची की पहाड़ियां या कार्डेमन की पहाड़ियां। कार्डेमन की पहाड़ियां। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बनते हैं यहां पर। अन्नामलाई की पहाड़ियों की ब्रांच है, शाखा है, इस तरीके से निकाल दी है मैंने। ये इसे केरल राज्य में, किस राज्य में बच्चों? केरल राज्य में। केरल राज्य में, केरल राज्य में क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ियां या कार्डेमम की पहाड़ियां। कार्डेमम की पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियां, जो अन्नामलाई का ही पार्ट है, जो शाखा के रूप में निकली हुई है, जिन्हें केरल राज्य में इलायची की पहाड़ियां या कार्डेमम की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है। इन्हीं पहाड़ियों पर क्या मसालों का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है। मसालों का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है। इतना आपको क्लियर हुआ? उसके बाद इसी में और देखिएगा, इसी तरीके से जो तमिलनाडु राज्य में इसकी शाखा निकली हुई है, इस तरीके से इन्हें पालनी की पहाड़ियां कहा जाता है। पालनी की पहाड़ियां। पहाड़ियां क्या बच्चों? पालनी की पहाड़ियां। नहीं समझ में आया? अन्नामलाई की जो ब्रांच है उन्हें पालनी की पहाड़ियां कहा जाता है। किस राज्य में कहा जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में। किसमें बच्चों? तमिलनाडु राज्य में कहा जाता है। किस राज्य में कहा जाता है? तमिलनाडु राज्य में कहा जाता है। इतना मैं जानता हूं आपकी समझ में आ चुका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको बताऊंगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। नोट कर लीजिए आप। देखिएगा, अब नेक्स्ट डालिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी।
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है बच्चों मित्र, यह आपकी इस तरीके से 3 भागों में विभाजित है और यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है यह 3 भागों में विभाजित है और यह इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। कितनी बच्चों? छत्तीसगढ़ राज्य में इनका विस्तार है। इनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ये वाली जो भाग है मध्य प्रदेश में, इसे सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां जैसे मध्य प्रदेश राज्य में किस नाम से जानी जाती हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। ये मध्य प्रदेश राज्य में है। इन्हें महादेव जी की पहाड़ियां कहा जाता है, महादेव जी की पहाड़ियां। और तीसरे नंबर पर ये वाली हैं, इन्हें मैकाले की पहाड़ियां कहा जाता है, मैकाले की पहाड़ियां। वो लॉर्ड मैकाले नहीं जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी, वो लॉर्ड मैकाले नहीं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है बच्चों, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। सतपुड़ा की पहले नंबर, सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है। महादेव की पहाड़ियां भी बच्चों मध्य प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में है। लेकिन जो मैकाले की पहाड़ियां हैं इनका विस्तार अधिकांशतः छत्तीसगढ़ राज्य में। किस राज्य में बच्चों? अधिकांशतः इनका विस्तार कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की निम्न में से कौन सी श्रेणी है या नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा जिसे आज के बाद बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो इसकी 3 ब्रांच हैं। शाखा में देखेंगे, सबसे पहले सतपुड़ा की पहाड़ियां, नंबर 2 पे आता है आपका महादेव जी की पहाड़ियां, तीसरे नंबर पर आता है आपका मैकाले की पहाड़ियां। ये दोनों आपकी मध्य प्रदेश राज्य में है और ये आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में है। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में। इतना आपको क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए आप। अच्छा, एक बात बताना आपको भूल गया मैं, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये मोस्टली इसे ब्लाक पर्वत या भ्रंश पर्वत के नाम से जाना जाता है। भ्रंश पर्वत या ब्लाक पर्वत। अब आप ये कहेंगे ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं, भ्रंश पर्वत किसे कहते हैं, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, फिर आप ये मत कहिएगा सेशन लंबा हो रहा है। जैसे ये धरातल था और इसका ये वाला भाग किसी कारणवश ये वाला भाग इस तरह से नीचे धंस गया। ये क्या हो गया? धंस गया। ये वाला भाग क्या हो गया? नीचे धंस गया। तो पहले बराबर में था, वो क्या हो गया? नीचे धंस गया इस तरीके से। और ये वाला भाग ऊपर खड़ा रह गया। ठीक है, ये वाला भाग इस तरह से ऊपर खड़ा रह गया। इसे क्या कहेंगे? भ्रंश कहेंगे। भ्रंश पर्वत या ब्लाक पर्वत, ब्लाक पर्वत कहेंगे। ये नीचे धंस जाता है ये वाला भाग और ये खड़ा रह जाता है इस तरीके से। जो खड़ा रह जाता है उसे भ्रंश पर्वत या ब्लाक पर्वत कहते हैं। इतना क्लियर आपको शायद हो चुका होगा, इतना आपको लगभग क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए इनकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन कौन सी है, इनकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन कौन सी है। अच्छा, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है यहां पर ध्यान दीजिए, महादेव की पहाड़ियों पर, महादेव जी की पहाड़ियों पर इसकी जो सर्वोच्च चोटी है
इसका नाम क्या है? धूपगढ़ी। बच्चों क्या है? धूपगढ़ी। क्या है? धूपगढ़ी है। ध्यान दीजिए, मैकाले की पहाड़ियों पर है, न कि महादेव जी की पहाड़ियों पर है। किस पर? महादेव जी की पहाड़ियों पर। कौन सी है? सतपुड़ा की धूपगढ़ी सर्वोच्च चोटी है। धूपगढ़ी सर्वोच्च चोटी है महादेव जी की पहाड़ियों पर। किस पर बच्चों? महादेव जी की पहाड़ियों पर। मैकाले पर नहीं है, ना ही सतपुड़ा पर्वत श्रृंग उस पर है, लेकिन किस पर है? धूपगढ़ी पर, उस पर महादेव जी की पहाड़ियों पर है। और यहीं पर ही इन धूपगढ़ी की पहाड़ जो पर्वत चोटी है, यहीं पर ही, इसके नजदीक ही मध्य भारत का एक स्वास्थ्य वर्धक केंद्र है। एक स्वास्थ्य वर्धक केंद्र है जिसे किस नाम से जाना जाता है? पंचमढ़ी के नाम से जाना जाता है, जिसे पंचमढ़ी के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक स्वास्थ्य वर्धक केंद्र भी है। ये क्या बच्चों? स्वास्थ्य वर्धक केंद्र। इसका नाम पंचमढ़ी, पंचमढ़ी है। ये क्या है? स्वास्थ्य। ये मध्य प्रदेश राज्य में है और महादेव जी की पहाड़ियों पर है। और किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में है। और ये क्या है? स्वास्थ्य वर्धक केंद्र है। स्वास्थ्य वर्धक केंद्र है, हिल स्टेशन है, स्वास्थ्य वर्धक केंद्र है। और ये मध्य भारत का है। किसका बच्चों? मध्य भारत का है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैकाले की पहाड़ियों पर, मैकाले की पहाड़ियों पर दो महत्वपूर्ण चीजें बच्चों। कौन कौन सी हैं? यहां पर एक मैकाले की पहाड़ी पर की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। मैकाले की पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। और इसी अमरकंटक से दो नदियां निकली हैं। इसी अमरकंटक से दो नदियां निकली हैं। इस तरीके से क्या निकली है? रिवर निकली हुई है बच्चों। रिवर को मैं दूसरे कलर से बता रहा हूं, इस तरीके से। नर्मदा नदी, जब नदियों वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अमरकंटक से आपकी कौन सी नदी निकली हुई है? नर्मदा नदी निकली हुई है। एक आप इधर साइड आपकी सोन नदी निकली हुई है। कौन सी? सोन नदी निकली है। कौन सी नदी निकली है? सोन नदी निकली है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मैकाले की पहाड़ियों पर क्या की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक। यहां पर क्या है? यहां से दो नदियां निकली हुई हैं, एक सोन नदी, एक आपकी नर्मदा नदी। यह जब महानदी है ना, वो इसके पास से प्रभावित होती है, लेकिन यहां से नहीं निकली हुई है। इस बात को ध्यान रखना। पूछा जाता है, आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्यांचल पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है बच्चों आपका विंध्यांचल पर्वत श्रेणी। विंध्यांचल पर्वत श्रेणी के बारे में देखिए, ये मोस्टली मध्य प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य और झारखंड राज्य, चार राज्यों में विस्तृत है। ये क्या है? विंध्यांचल पर्वत श्रेणी है बच्चों। क्या है? विंध्यांचल पर्वत श्रेणी। तीन राज्यों में चार भागों में विभाजित है। ये तीन राज्यों में चार भागों में ये विभाजित है। यह भारत को दो भागों में विभाजित करती है। यह जो विंध्यांचल पर्वत श्रेणी है, यह भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत और दक्षिणी, ये भारत का उत्तरी पार्ट है और ये दक्षिणी भाग है। तो आप लिख सकते हैं कि यह भारत को दो भागों में विभाजित करती है। पहले नंबर इसका विस्तार देखते हैं। इसका जो विस्तार है बच्चों, मध्य प्रदेश राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में है और झारखंड में है। किसमें? झारखंड में है। ये तीन राज्यों में विभाजित है। यह भारत को दो भागों में, यह भारत को दो भागों में लिख सकते हैं कि यह भारत को
जब पूछा जाता है ऐसा कौन सा भूखंड है जो भारत को दो भागों में विभाजित करता है, भारत को दो भागों में विभाजित करती है, जैसे उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। आप मेरे साथ नोट करते जाएं, बोरिंग फीलिंग न करें, केवल अध्ययन करें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए इसका ये वाला जो पार्ट है, इसका जो मध्य प्रदेश में है, इसे विंध्य की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? विंध्य की पहाड़ियां। और जो मध्य प्रदेश में दूसरा पार्ट है, इसे भंडार की पहाड़ियां कहते हैं, भंडारे की पहाड़ियां, भंडारी की पहाड़ियां कहते हैं। किस नाम से? भंडारी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश, ये दोनों मध्य प्रदेश राज्य में बच्चों, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। उसके बाद ये तीसरे नंबर वाली है, ये वाली, इन्हें कैमूर की पहाड़ियां कहते हैं। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, लेकिन अधिकांश इसका जो पार्ट पड़ता है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, कैमूर की पहाड़ियों का। और चौथे नंबर पर है बच्चों, जो चौथे नंबर पर है मित्र, जो झारखंड राज्य में है, इन्हें पारसनाथ की पहाड़ियां कहते हैं। पहाड़ियां कहते हैं। यह बहुत पूछा जाता है, पारसनाथ की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? तो बता सकते हैं कि यह झारखंड राज्य में। कहां पर बच्चों? झारखंड राज्य में है। यह बहुत पूछा जाता है, पारसनाथ की पहाड़ियां कहां पर हैं? तो झारखंड राज्य में है। तो देखिए, विंध्य की पहाड़ियां और भंडारी की पहाड़ियां, ये दोनों मध्य प्रदेश राज्य में है। कैमूर की पहाड़ियां अधिकांश भाग इसका छत्तीसगढ़ में है, और पारसनाथ की पहाड़ियां बच्चों ये आपके टोटल झारखंड राज्य में है। आप इसी तरीके से नोट कर लें, आप इसी तरीके से नोट कर लें। यह प्राचीन बलित पर्वत है, मैं आपको बता चुका हूं, यह प्राचीन बलित पर्वत है। कैसा है बच्चों? प्राचीन बलित पर्वत है भारत का। नोट करते जाएं, अधिकांश से पूछा जाता है, वो इनसे संबंध पूछा जाता है। अच्छा मित्र, ये जो सेशन था जो मैंने आपको बताया, नेक्स्ट सेशन में आप मोस्टली पठारों के बारे में बताऊंगा, अरावली पर्वत श्रृंखला और पठारों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मेरा सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरा विनम्र निवेदन आपसे हाथ जोड़ के यही है कि इस मेरे सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों से भी करा लें। क्यों? इस सेशन पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। बस आशा ही करता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, सेशन को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध भी है। नेक्स्ट सेशन आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।